हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो सेशन चल रहा है करंट अफेयर का, आज हम लोग करंट अफेयर यानी समय की से जुड़ी जो भी घटनाएं होंगी आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए कहीं पर भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर आपका करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है। देखिए अभी हाल ही में बीईओ का जो खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर अभी 16 अगस्त को समाप्त हुआ है, वहां पर भी करंट अफेयर पूछे गए थे। और जो एक क्लास है, इस क्लास से 3-4 क्वेश्चन सीधे पूछे गए थे। तो आज का हम लोग का जो सेशन है करंट अफेयर, आज हम लोग करंट अफेयर में अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग का पहला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किससे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका मेघालय है, यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक। यानी कि सत्यपाल मलिक को क्या किया गया है कि अभी हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। आप देखिए यहाँ पर सत्यपाल मलिक की बात है, इनको क्या किया गया है? मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। आप देखिए ये तो मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं, तो इससे पहले मेघालय के कौन से राज्यपाल थे? मतलब मेघालय के राज्यपाल इस समय वर्तमान में भी हाल ही में चुना गया किनको? सत्यपाल मलिक को। तो इनसे पूर्व कौन थे? मतलब इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया? तो जो सत्यपाल मलिक है इन्होंने तथागत राय का स्थान ग्रहण किया। किनका? तथागत राय का। यानी कि अभी तथागत राय मेघालय के राज्यपाल थे, लेकिन अभी हाल ही में इनका स्थान किन्होंने ले लिया है? सत्यपाल मलिक ने ले लिया है। अब यह माइनर प्रश्न है कि जो सत्यपाल मलिक ने इससे पहले एक या किसी राज्य के राज्यपाल थे? तो हाँ, इससे पहले एक कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये गोवा के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? गोवा के राज्यपाल थे। लेकिन गोवा के राज्यपाल पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और इनको कहाँ का नियुक्त कर दिया गया? मेघालय का बना दिया गया। तो एक प्रश्न और दिमाग में आएगा कि सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया, इससे पहले कहाँ के थे? गोवा के थे। इन्होंने किसका स्थान लिया? तथागत राय का स्थान लिया। अब यह माइंड में क्वेश्चन आ गया कि क्या अब गोवा के राज्यपाल थे पहले कौन? सत्यपाल मलिक, जो कि मेघालय के हो गए, तो गोवा का राज्यपाल कौन बना है? तो देखिए हम जानते हैं कि जो भगत सिंह कोश्यारी, कौन? भगत सिंह कोश्यारी। जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कहाँ के? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो देखिए ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कहाँ का? गोवा का। गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अभी हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चुना गया है। जो सत्यपाल मलिक ने इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया? तथागत राय का स्थान ग्रहण किया है। अब देखिए जो सत्यपाल मलिक ने मेघालय का राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? गोवा के राज्यपाल थे। अब देखिए जब गोवा के राज्यपाल से एक कहाँ के राज्यपाल बने? मेघालय के राज्यपाल बने, तो गोवा के राज्यपाल का पद क्या हो गया? खाली रिक्त हो गया। तो गोवा के राज्यपाल में किसे नियुक्त किया गया? तो जो भगत सिंह कोश्यारी, जो कि कहाँ के राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका? गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो देखिए अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा या आप पूछेंगे सर हमने क्या किया? संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153, यानी कि आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 है। इस अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य के लिए केवल एक राज्यपाल होगा। क्या? एक राज्य के लिए एक गवर्नर या एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ से जो भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए भी इन्हें अतिरिक्त प्रभार गोवा का कैसे मिल गया? आई बात समझ में? तो हमारे संविधान का आर्टिकल 153 यह कहता है कि भारत के किसी भी राज्य में एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं इनके क्या के राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के। लेकिन महाराष्ट्र के अतिरिक्त भी इन्हें गोवा का राज्यपाल का प्रभार भी दे दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि संविधान में 7वां संविधान संशोधन होता है। कौन? 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, जो कि 1956 में होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या? 2 या 2 से अधिक
राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 यह कहता है कि भारत में किसी भी राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन एक 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और उसमें यह बात कही जाती है, अनुच्छेद 153 में वो संशोधन किया जाता है और यह बात कही जाती है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर बात किसकी आई है? यहाँ पर बात आई है मेघालय की। किसकी? मेघालय की बात आई है। तो मेघालय की पहले बात करें। देखिए, मेघालय की स्थापना कब की गई थी? तो मेघालय की स्थापना 1972 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1972 में की गई। अब देखिए, जो मेघालय है इसकी राजधानी यानी कैपिटल क्या है? तो मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। अब देखिए, जो शिलांग है यह क्या है? मेघालय की राजधानी। लेकिन यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? 100 स्मार्ट सिटी कौन सी है 100 नंबर की? आएगा समझ में? तो जो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है वह कौन सी है? 100वीं स्मार्ट सिटी जो है वह कौन है? तो वह शिलांग है। तो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी शिलांग है। अगर पहली स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, किसकी? जो फर्स्ट स्मार्ट सिटी थी, अगर उसकी बात करते हैं तो पहली भारत की स्मार्ट सिटी थी भुवनेश्वर। कौन? भुवनेश्वर। लेकिन यहाँ पर 100वीं स्मार्ट सिटी जो कि मेघालय है कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अब देखिए, जो मेघालय है यहाँ पर एक नेशनल पार्क है। क्या? एक नेशनल पार्क जो कि बीईओ के एग्जाम में अभी हाल ही में 16 अगस्त को पूछा गया था और उसका नाम है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नोक्रेक। क्या? नोक्रेक नेशनल पार्क। नोक्रेक नेशनल पार्क। आई बात समझ में? नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, जो मेघालय है इस यहाँ पर कौन सा पार्क स्थित है? नोक्रेक नेशनल पार्क। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है जो अभी हाल ही में 16 अगस्त को भी ईओ के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए, जो मेघालय है, मेघालय कि वर्तमान में सीएम कौन है? तो मेघालय के वर्तमान में जो सीएम है वे कॉनराड संगमा। कौन? कॉनराड संगमा है। तो मेघालय के वर्तमान में सीएम कॉनराड संगमा है। अब देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, जो कॉनराड संगमा है इनकी पार्टी का क्या नाम है? जो कॉनराड संगमा है इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो इनकी पार्टी का नाम है एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब देखिए, ये जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्यों आवश्यक है? इस कारण से आवश्यक है कि यह भारत की क्या? यह भारत की 8वीं नंबर की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। कैसी? भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। और आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए, और यह किसकी पार्टी है? कॉनराड संगमा की पार्टी। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है, तो उसका नाम है एनपीपी। भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो उसका नाम है एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी। और यह किस नंबर की? 8वीं है। और यह किनकी पार्टी है? तो कॉनराड संगमा की यह पार्टी है। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट करने की घोषणा की है। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि क्या किया जाएगा? प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया जाएगा। अब देखिए, जो यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन है यह क्यों स्टार्ट किया जाएगा? तो यह डॉल्फिन, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका एम क्या होगा? इसको मतलब इसको स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या होगा? तो जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसका उद्देश्य होगा डॉल्फिनों की संख्या में वृद्धि करना। क्या करना? डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि करना। दिन प्रतिदिन डॉल्फिन की संख्या क्या हो रही है? इसकी जो संख्या है घटती चली जा रही है और इस कारण से क्या किया गया है? इसके लिए एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया है जिसका उद्देश्य होगा डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि करना। डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि करना। आई बात समझ में? अब देखिए, जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है यह कितने वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है? तो यह 10 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है। यह क्या किया गया है? 10 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है
इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर स्टार्ट किया गया है। किसके आधार पर या किसके तर्ज पर स्टार्ट किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर स्टार्ट किया गया। तो अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए स्टॉकहोम में 1972 में पर्यावरण सम्मेलन हो रहा था। देखिए उस समय 1972 में हमारे प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। और 1972 में जो पर्यावरण सम्मेलन हो रहा था, पर्यावरण सम्मेलन हो रहा था, वो कहां पर हो रहा था? स्टॉकहोम में हो रहा था। कहां पर? स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहां पर हो रहा था। तो जो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में हो रहे 1972 में जो पर्यावरण सम्मेलन हो रहा था, वहां पर इन्होंने भाग लिया। जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इन्होंने 1972 में स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में एक पर्यावरण सम्मेलन हो रहा था, उसमें क्या किया? इन्होंने भाग लिया। और उस पर्यावरण सम्मेलन से ये अति प्रभावित थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और उस से प्रभावित होकर इन्होंने जब भारत आए तो 1973 में, कब? 1972 में उस पर्यावरण सम्मेलन से प्रभावित हुई, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। और उससे प्रभावित होकर जब ये भारत में आई तो 1973 में इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। अब देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1973 में। किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई, जो कि उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। अब देखिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। क्यों? तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था टाइगरों की संख्या में वृद्धि करना। क्या? टाइगरों की संख्या में वृद्धि करना। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य टाइगरों की संख्या में वृद्धि करना। और प्रोजेक्ट टाइगर किस देखिए प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए शुरू किया गया? टाइगरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया। और वर्तमान में भारत में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है, तो कहां पर है? एमपी में। कहां पर? मध्य प्रदेश। और जिसको हम क्या कहते हैं? इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। इसी के आधार पर यहाँ पर देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने डॉल्फिनों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर जो डॉल्फिन की बात की गई है, तो जो डॉल्फिन है यह भारत में गंगा नदी में जो डॉल्फिन है, यह डॉल्फिन कहां पर पाई जाती है? तो जो डॉल्फिन है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा की सहायक नदियों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जो डॉल्फिन है कहां पर पाई जाती है? गंगा नदी में और गंगा की सहायक नदियों और ब्रह्मपुत्र इन नदियों में पाई जाती है। अगर देश की बात करें कि कहां पर पाई जाती है, तो जो गंगा में पाए जाने का इसे गंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है। आप देखिए जो गंगेटिक डॉल्फिन है, ये अगर पूछ लिया जाए किस देश में पाई जाती है, किन किन देशों में पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश, यहाँ पर क्या होती है? यह पाई जाती है। आई बात समझ में? और किन नदियों में पाई जाती है? तो गंगा में और गंगा की सहायक नदियों और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। अब देखिए जो गंगेटिक डॉल्फिन है यह कैसी होती है? तो यह मछली नहीं है। क्या? यह मछली नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो गंगेटिक डॉल्फिन है यह क्या है, तो यह मछली नहीं है। यह क्या है? यह स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। इसको हम क्या कर सकते हैं? मेमल्स कर सकते हैं। क्या है? मेमल्स है या स्तनधारी है। जो गंगेटिक डॉल्फिन है वो क्या है? स्तनधारी है, मछली नहीं। अब देखिए जो गंगेटिक डॉल्फिन है ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है यह अंधी होती है, पूरी तरह से अंधी होती है। क्या होती है? पूरी तरह से अंधी होती है। तो जब अंधी होती है तो अपना शिकार कैसे करती है, आगे कैसे चलती है? तो आपको साइंस में पढ़ा गया अल्ट्रासोनिक तरंग का यह क्या करती है? अल्ट्रासोनिक तरंग छोड़ती है। जो गंगेटिक डॉल्फिन होती है क्या करती है? अल्ट्रासोनिक तरंग या वेव्स छोड़ती है, जिसके कारण वह क्या करती है? अपना शिकार भी कर लेती है और सामने कौन सा चीज है वो जब टकरा कर वापस आती है तो उसे पता चल जाता है। लेकिन जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसकी एक खास बात है कि क्या होती है? देखिए अभी तो अपना शिकार कर लेते हैं किसके द्वारा? अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। लेकिन यह फंस जाती है कहां पर? जो नेट होते हैं, फिश नेट होते हैं, उस फिश नेट में क्या होती है? फंस जाती है और पूरी तरह से क्या होती है? अंधी होती है।
और यहाँ पर काम का एक प्रश्न और है कि जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसको भारत का जलीय जीव कब घोषित किया गया? भारत का जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो कब किया गया? 2009 में। कब? 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 में भारत का जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था। अब देखिए, अगर गंगा या गंगा के सहायक नदियां या ब्रह्मपुत्र में जो गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है वह क्या है? वह भारत की जलीय जीव है। वह भारत का क्या है? जलीय जीव है। लेकिन एक नदी है सिंधु नदी। क्या? एक सिंधु नदी है और सिंधु नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है। क्या होती है? सिंधु नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है। जो सिंधु नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, अगर यह पूछ लिया जाए कि यह किस देश का जलीय जीव है, तो यह पाकिस्तान का जलीय जीव है। किसका? पाकिस्तान का जलीय जीव है। तो पाकिस्तान का जलीय जीव वो भी डॉल्फिन है, लेकिन वो किस नदी में पाई जाती है? सिंधु नदी में पाई जाती है। तो आशा है जो बातें आपको बताएंगे समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया है। ये थे जो निशिकांत कामत है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। क्या थे? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता। क्या थे? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। आई बात समझ में? तो अभी हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया है। एक कौन थे? तो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। आप देखिए, जो निशिकांत कामत है, इनकी प्रसिद्ध फिल्म कौन सी थी? मतलब किस फिल्म को इन्होंने क्या किया था? निर्देशित किया था और प्रसिद्ध थी। तो उसका नाम है दृश्यम। दृश्यम मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी, अजय देवगन की। किसकी? अजय देवगन की। तो उस दृश्यम फिल्म के फिल्म निर्देशक कौन थे? तो वे थे निशिकांत कामत। और यह फिल्म क्या थी? इनकी प्रसिद्ध फिल्म थी जिसका इन्होंने क्या किया था? निर्देशन किया था। अब देखिए, जो निशिकांत कामत है, इनका निधन हो गया है कितने वर्ष की आयु में? 50 वर्ष की आयु में क्या हुआ? इनका निधन हो गया है। और वैसे भी 2020 किस लिए जाना जा रहा है? ये क्या कर रहा है? जो भी जितने भी सितारे हैं, उन सितारों के बिखरने के लिए क्या किया जाएगा? आगे चलकर हमें लग रहा है कि क्या होगा? यह जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि 2020 जो साल है, इसमें लगभग जो भी हस्तियां हो क्या हो रही है? लगभग धीरे धीरे मिटती चली जा रही है। अब देखिए, जो निशिकांत कामत है, इनका 50 वर्ष की आयु में निधन हुआ। कहां पर निधन हुआ है? तो इनका देखिए, जो हैदराबाद के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया है। क्या हो गया? अस्पताल में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। कहां पर? हैदराबाद में हुआ है। अब देखिए, अगर हैदराबाद की बात करें तो ये क्या है? ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। तो निशिकांत कामत का निधन कहां पर हुआ? हैदराबाद में हुआ है। कितने वर्ष की आयु में? 50 वर्ष की आयु में। इन्होंने दृश्यम फिल्म जो कि प्रसिद्ध थी उसका निर्देशन किया था। किसकी थी? अजय देवगन की फिल्म थी। अब देखिए, ये इनका निधन किस कारण से हुआ है? तो लीवर में इन्फेक्शन के कारण। किसके कारण? लीवर में इन्फेक्शन के कारण क्या हुआ है? इन्फेक्शन के कारण इनकी मृत्यु हो गई है, इनका निधन हो गया है। और जब निधन की बात आई तो अभी हाल ही में भारत के एक बेहतरीन क्रिकेटर थे चेतन चौहान। कौन? चेतन चौहान। तो अभी हाल ही में भारत के एक महान क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। क्या हो गया? चेतन चौहान का निधन हो गया। अब देखिए, जो चेतन चौहान थे, ये कौन थे? थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में चेतन चौहान का भी निधन हुआ है और एक कोविड-19 पॉजिटिव थे। क्या थे? जो चेतन चौहान है, ये कोविड-19 पॉजिटिव थे। क्या थे? कोविड-19 पॉजिटिव थे। आई बात समझ में? और इनका निधन कहां पर हुआ? तो इनका निधन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में इनका निधन हो गया है। और इनके जब जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म बरेली में हुआ था। कहां पर हुआ था? जन्म बरेली में हुआ था 1947 में। कब? 1947 में जन्म कहां पर हुआ था? बरेली में हुआ था। और एक क्या थे? एक ओपनर बल्लेबाज थे। क्या थे? एक ओपनर बल्लेबाज थे। अब देखिए, जो ओपनर बल्लेबाज थे और किसके साथ इनकी जोड़ी जमती थी? तो लिटिल मास्टर के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? सुनील गावस्कर को। किसको? सुनील गावस्कर को। तो सुनील गावस्कर के साथ ये क्या करते थे? ओपनिंग करते थे। और इन्होंने
2000 रन बनाए थे। कितने रन? अपने करियर में 2000 रन बनाया। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि 2000 रन बनाया लेकिन एक भी शतक शामिल नहीं था। एक भी शतक इन्होंने नहीं लगाया था। इनका जो बेस्ट स्कोर था वो था 97, यानी कि 97 रन इनका बेस्ट था। और यह उत्तर प्रदेश की जो भी एग्जाम होंगे उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट से, क्या उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट से क्या थे? एमपी थे, यानी कि सांसद थे। क्या थे? एमएलए थे। क्या थे? सांसद थे। तो अब ये कहां से एमपी थे? तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट से क्या थे? एमपी थे। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है यानी कि योगी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री भी थे। कौन? चेतन चौहान। तो अभी हाल ही में चेतन चौहान का भी निधन हो गया। वे क्या थे? एक क्रिकेटर थे। और अभी हाल ही में आपको बताया गया जो निशिकांत कामत है 50 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया। चेतन चौहान का निधन एक कोविड-19 पॉजिटिव थे, लेकिन निशिकांत कामत का निधन हुआ किस कारण से? लीवर में इंफेक्शन के कारण। और इनका निधन जो निशिकांत कामत है कब हुआ? 17 अगस्त 2020 को हो गया। कब? 17 अगस्त 2020 को हो गया। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य नाम का ई पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में किसने स्वास्थ्य नाम का ई पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। किसने? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य नाम का एक ई पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखिए जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है इसने क्या किया है? इसने एक स्वास्थ्य नाम का ई पोर्टल लॉन्च किया। अब देखिए जो जनजातीय कार्य मंत्रालय इसने तो स्वास्थ्य नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया, लेकिन जनजातीय जो मंत्रालय इसके मंत्री कौन है? तो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। कौन? अर्जुन मुंडा है। आई बात समझ में? अब देखिए जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम क्या है? स्वास्थ्य। क्या उस पोर्टल का नाम है? उस पोर्टल का नाम है स्वास्थ्य। अब देखिए जो यह स्वास्थ्य पोर्टल है यह करेगा क्या? तो यह जितने भी जनजाति हैं उनकी स्वास्थ्य की क्या करेगा? जानकारी रखेगा। जो भी जनजातीय लोग हैं, जितने भी जनजातीय लोग हैं उनकी स्वास्थ्य का क्या करेगा? उनके स्वास्थ्य का यह जानकारी इकट्ठा करेगा। और यह क्या करेगा? उनकी जब स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा और जब यह संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लेगा जो स्वास्थ्य ई पोर्टल है, तो उस जानकारी के आधार पर जितने भी जनजाति लोग हैं उनसे जुड़ी, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जो भी बातें होंगी उनका डिटेल या उनका इकट्ठा उनको कौन करेगा? स्वास्थ्य जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वह करेगा। और जब यह इकट्ठा कर लेगा तो उन जानकारियों के आधार पर, जो जानकारियां होंगी उन जानकारियों के आधार पर जो हमारी केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार है यह क्या करेगी? यह योजना बनाएगी। केंद्र सरकार क्या करेगी? योजना बनाएगी। तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य नाम का एक पोर्टल किसने लॉन्च किया? जनजातीय कार्य मंत्रालय। उसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और जो स्वास्थ्य नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है यह क्या करेगा? तो जितने भी जनजाति लोग हैं उनकी स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी रखने के लिए, जितने भी जनजाति लोग हैं सभी के स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी रखने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। और यह जानकारी को इकट्ठा करके उसके बारे में जानकारी रख क्या करेगा? तो यह क्या करेगा? जितने भी जनजाति लोग हैं उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करेगा और उसके आधार पर हमारी जो केंद्र सरकार है वह क्या करेगी? वह योजना बनाएगी कि किस प्रकार से हम क्या कर सके, इन्हें हैंडल कर सके। तो आसान जो बातें आप लोग को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर ने स्पेनिश ग्रांड प्री जीता है? तो अभी हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर ने स्पेनिश ग्रांड प्री जीता है? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। कौन? लुइस हैमिल्टन। तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 रेसर जो कि है और इन्होंने क्या किया है? स्पेनिश ग्रांड प्री का खिताब जीत लिया। आप देखिए जो लुइस हैमिल्टन है कि किस देश के रहने वाले हैं और 2019 में किसी परीक्षा में लुइस हैमिल्टन ने क्या किया था? किसी ग्रांड प्री को जीता था। कई ग्रांड प्री होते हैं उसमें से किसी को जीता था और यह प्रश्न पूछा गया था आपका। तो लुइस हैमिल्टन जो है ये किस देश से संबंधित है या किस देश से बिलोंग करते हैं? तो उसका नाम है यूके।
यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, या इसी को हम ब्रिटेन कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं। तो लुईस हैमिल्टन किस देश से संबंधित है, ब्रिटेन से। और जो लुईस हैमिल्टन है, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि किस कंपनी के ड्राइवर है, तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। आई बात समझ में, तो किस कंपनी के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। आप देखिए जो लुईस हैमिल्टन है, इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में स्पेनिश ग्रांड प्री जीता है। अब देखिए यह जो जीत है इनकी, यह कौन किस नंबर की जीत है, तो यह इनकी 88वीं जीत है। कौन सी जीत है, 88वीं जीत है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि फार्मूला 1 रेसर में अब तक विश्व में सबसे ज्यादा जीत किसने हासिल की है, तो उनका नाम है माइकल शूमाकर। कौन, माइकल शूमाकर एक महान रेसर थे शूमाकर, और हैं भी इस समय, लेकिन फिलहाल ये क्या कर रहे हैं, ये कोमा में चल रहे हैं। किस समय, माइकल शूमाकर जो है बर्फ पर स्केलिंग कर रहे थे, और उसी वक्त क्या हो गया कि ये गिरे और इनके सर में चोट आ गई, जिसके कारण से कई सालों से कोमा में हैं। और ये क्या है, कोमा में है, लेकिन अब भी इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वह कायम है। इन्होंने कुल, माइकल शूमाकर जो है, इन्होंने कुल कितने जीत दर्ज की थी, तो इन्होंने कुल 91 यानी कि 91 जीत दर्ज की थी। और इनके करीब पहुंच गए कौन, लुईस हैमिल्टन, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या किया, स्पेनिश ग्रांड प्री जीता। और किस नंबर की जीत थी इनकी, 88वीं जीत थी। आई बात समझ में। तो देखिए जहां पर भी ये प्रश्न पूछे जाए, जहां पर भी आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, वहां पर जो भी ये प्रश्न है ये एक ताबूत में कील के समान सिद्ध होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की जानकारी के प्रसार हेतु किसके साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की जानकारी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ, गूगल के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय जल आयोग है यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसने क्या किया है कि बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया। अब देखिए यहाँ पर जो भी संस्थाएं आई हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केंद्रीय जल आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो केंद्रीय जल आयोग है, कौन, केंद्रीय जल आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी, 1945 में की गई थी। इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सेंट्रल वाटर कमीशन। क्या, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि केंद्रीय जल आयोग। क्या, केंद्रीय जल आयोग। आई बात समझ में, सेंट्रल वाटर कमीशन। अब देखिए जो ये सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1945 में। और किसके द्वारा की गई, तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। किसके, जो भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं बी.आर. अम्बेडकर, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, जल, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में। इसको सेंट्रल वाटर कमीशन भी कहते हैं। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और बी.आर. अम्बेडकर ने यह बात कही थी कि जो शिक्षा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो जितना पिएगा वह क्या करेगा, वह उतना ही दहाड़ेगा। तो जो बी.आर. अम्बेडकर है, इन्होंने एक मोटिवेशनल बात बोली थी, और वह बात कही थी इन्होंने कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो जितना पिएगा वह क्या करेगा, वह उतना ही दहाड़ेगा। और बी.आर. अम्बेडकर ने किसकी स्थापना की थी, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना की थी। कब, 1945 में, सेंट्रल वाटर कमीशन। आई बात समझ में। अब देखिए जो सेंट्रल वाटर कमीशन यानी केंद्रीय जल आयोग है, इसने किसके साथ समझौता किया है, गूगल के साथ समझौता किया। और किस कारण समझौता किया है, कारण क्या है, तो कारण यह है कि हम क्या करेंगे, बाढ़ का पूर्वानुमान लगा सकेंगे। तो देखिए जो गूगल है, इसने, गूगल ने कहा है कि हम क्या करेंगे, जो गूगल है यह क्या करेगा, यह कलर मैप जारी करेगा। क्या करेगा, कलर मैप जारी करेगा। जो कलर मैप जारी होगा वह होगा क्या, तो देखिए गूगल ने क्या किया, इसने कहा है कि मैं कलर मैप जारी करूंगा। और जो कलर मैप है इसमें होगा क्या, कि जो भी कलर मैप होगा गूगल के द्वारा जारी किया जाएगा, और इसमें कोई भी व्यक्ति
देखिए जो कलर मैप है ना, इसके द्वारा क्या होगा कि इसके द्वारा बाढ़ का पूर्वानुमान लग सकेगा। क्या होगा? बाढ़ का पूर्वानुमान लग सकेगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि जल स्तर जैसे ही बढ़ेगा या क्या करेगी, जहां पर भी मतलब जहां पर भी क्या होगा, जो ये कलर मैप जिस व्यक्ति में भी क्या किया होगा, मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वह क्या करेगा, वह गूगल में कलर मैप ऐसे डालकर क्या करेगा, किसी भी स्थान में देखिए क्या होगा कि इससे जल स्तर का पता लगेगा। क्या होगा? जल स्तर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये अलर्ट जारी हो जाएगा, वहां के लोगों के लिए अलर्ट जारी हो जाएगा कि जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि बाढ़ आ सकती है। अब देखिए इसमें कैसे होगा, तो जो कलर मैप है इसमें क्या करना होगा, हमें किसी भी स्थान का अगर पता लगाना है तो हमें क्या करना होगा, उस स्थान के पहले, मतलब जो कलर मैप है इसमें क्या करना होगा, उस स्थान, किसी भी स्थान का अगर पता लगाना है तो उस स्थान से पहले हमें क्या टाइप करना होगा, बाढ़ टाइप करना होगा। क्या टाइप करना होगा? बाढ़ टाइप करना होगा। और बाढ़ टाइप करने के बाद उस स्थान को टाइप करेंगे तो ये जो कलर मैप है ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। क्या होगा? ये कलर मैप गूगल का खुल जाएगा और वहां पर क्या होगा, जो ये कलर मैप है या वहां के स्थान, उस स्थान के जल स्तर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो अभी हाल ही में गूगल ने कहा है कि हम क्या करेंगे, कलर मैप जारी करेंगे। और जब कलर मैप जो होगा इसको जब जूम करके लोग देखेंगे, क्या करेंगे, इसे जूम करके देखेंगे तो क्या होगा, या जो जल स्तर है उसको, उसके बारे में लोगों को बताएगा। और या अगर मान लीजिए हमें किसी जगह का जल स्तर पता करना है तो यह हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी स्थान को टाइप करने से पहले हमें बाढ़ टाइप करना होगा। बाढ़ टाइप करने के बाद हम उस स्थान को टाइप करेंगे तो जो कलर मैप है यह क्या कर देगा, उस स्थान के जल स्तर को बताएगा। आई बात समझ में? तो अभी हाल ही में केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने बाढ़ की पूर्वानुमान की जानकारी के लिए किसके साथ समझौता किया है, गूगल के साथ समझौता किया है। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। देखिए जो भी कंटेंट बताया गया अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।